लाला, इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं तो लाला पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा था तो फेल हो जाने पर तो प्राण ले ही लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं गया, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ना भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन शुरू हो गया। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे कुछ अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राण तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाल सकता था। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक क्लास का अंतर था। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी बेइज्जती कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचारों से ही डांटते हैं। उस वक्त बुरा लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही परिणाम है कि मैं दनादन पास हो रहा हूं, वो भी अच्छे नंबरों से। अब की बार भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता। फिर भी मैं भाई साहब का आदर करता था और उनकी नजर बचाकर पतंग उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। पर भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहासा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मनुष्य आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालक की एक पूरी सेना लग्गे झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की सूचना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न कोई ट्रैफिक है, न कोई मोटरसाइकिल और न ही कोई गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया